तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। याद रखिए, इसका एक क्वेश्चन जेईई मेंस में जरूर आता है। 2024 में भी इसमें 20 क्वेश्चन आए थे, यानी हर पेपर में लगभग एक सवाल इसका आया ही है। और जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, केवल इसी से आपका काम चल जाएगा और आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इसके बाद 2024 के हम आपको क्वेश्चंस के लिंक भेज देंगे, जिसमें हमने 2024 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में। तो इस थ्योरी को पढ़ने के बाद इसको नोट शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद 2024 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पहले आप खुद ट्राई करिएगा और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो 2024 में आए हैं, ना केवल वो बल्कि और जो पीछे के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस वीडियो को मिस मत करिए, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन जो है 4 नंबर का जो आता है वो आपका पूरा पक्का हो जाएगा केवल इस वीडियो को देखने से। तो देखते हैं फर्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें न्यूटन ने बताया हमें कि ये मास m1 है और ये मास अगर m2 है और इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आर इनके बीच की दूरी है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट लगा देंगे जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो गया, और ये फोर्स हमेशा कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। अगर आप m1 से पूछेंगे तो कहेगा कि m2 उसे खींच रहा है, और m2 से पूछेंगे तो कहेगा m1 खींच रहा है। अगर इन दोनों को आप यहाँ खाली छोड़ दें तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और टकरा जाएंगे। तो g जो है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे तो दिया रहता है लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। तो एक तो देखिए, इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन 2024 में पूछे जाते हैं। फोर्स याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की तरह ही हम लोग इसको ऐड करेंगे, कुछ और स्केलर की तरह आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें कोई सवाल जैसे पूछा जा सकता है आपसे, कि जैसे पूछा भी गया है 2024 में सवाल पूछा गया है, थोड़ा हम आपको हिंट दे रहे हैं, बाकी का आपको सवाल उस लिंक में जाके ही देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्क्वायर शेप है यहाँ पर, ये ए, यहाँ पर भी साइड इसकी ए है, ए है, ए है। यहाँ पे मास m है, यहाँ पर भी मास m है, और यहाँ पर भी मास m है, और यहाँ पर भी मास m है। वो पूछ रहे हैं आपसे किसी एक मास पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो बताइए, अगर सपोज करिए कि हम लोग कोई एक मास यहाँ पे कंसिडर कर लें, तो लेट अस कंसिडर दिस मास। अगर ये मास कंसिडर करें तो ये m1 इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो एक फोर्स आपको इधर की तरफ लगाना पड़ेगा F1। ये m इसको इधर खींचेगा तो इधर फोर्स एक लगाना पड़ेगा आपको F2, और एक ये डायगोनली इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि F3 के बराबर होगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसका वेक्टर सम कर देंगे। ये एंगल हमें मालूम है स्क्वायर के लिए 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, और ये F3 आ गया। तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, जो कि बिल्कुल सिंपल सा वेक्टर एडिशन से हम लोग आराम से कर लेंगे। आप चाहो तो इसको जे कैप और आई कैप के टर्म्स में लिख लीजिए, नहीं तो ये आराम से वैसे भी हो जाएगा। आप इसके कंपोनेंट्स लिख के सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसका जो 2024 में क्वेश्चन आया है वो आपको जो इसमें लिंक दिया होगा उससे आप आराम से देख के सारे क्वेश्चन करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग देखते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। जैसे इस पेन को अगर हम यहाँ छोड़ दें तो हम लोग कहते हैं ना mg, जो जी लग रहा है जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, वो हमें उसी को कहते हैं ग्रेविटी। तो ये एक्चुअली में और कुछ नहीं है बल्कि ये स्मॉल जी ही लिखा हुआ है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमें मालूम है कि कोई अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और यहाँ पर एक कोई मास m मान लेते हैं m, और ये मास ऑफ अर्थ है। इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है अर्थ का, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं स्मॉल r, और अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो अपना खुद का रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ आर ई लिख लेते हैं सबस्क्रिप्ट में। ये मास ऑफ अर्थ है। तो न्यूटन्स के हिसाब से F इक्वल टू, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इट इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये फोर्स कौन सा है, ये वही फोर्स है जो हम नीचे इसमें खींच रहे हैं, जो mg लग रहा है। इसको छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा ये,
यही एम जी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे m इंटू जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ से m से और ये m कैंसिल हो गया, यू विल गेट g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, याद रखिए r जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। अदरवाइज आप r को क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस। अगर आप चाहें तो इसको हाइट के टर्म्स में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो यहाँ से इसकी हाइट है वो कितनी मान लेते हैं h, तो ये h ये हो गया और रेडियस ऑफ अर्थ इतना हो गया, तो स्मॉल r को आर ई प्लस एच लिख सकते हैं या फिर सेंटर से केवल स्मॉल r रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम लोग अर्थ के लिए 9.8 अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं। लेकिन ये जो g की वैल्यू है ये वेरी करती है, ये वेरी करती है चार तरह से वेरी करती है। दे आर दी 4 फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ द g इज डिपेंड्स। तो कौन कौन से देखिए वो फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो पहला फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं इसमें ड्यू टू द शेप, शेप की वजह से जो है ये चेंज होता है। पहला क्या फैक्टर है हमारे पास, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, जो अर्थ का जो शेप है, जो अर्थ का शेप है वो एग्जैक्टली परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा कैसा है, जो अर्थ का शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, बल्कि थोड़ा इस तरह का इसका जो है शेप है अर्थ का। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से इक्वेटर है, देखिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये हमारा क्या है, पोल है, ये पोल है, ये पोल है और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जो डिस्टेंस है, अगर हम ये डिस्टेंस आपसे कहें, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आर ई लिख दें इक्वेटर के लिए और इसको हम लोग आर पी लिख दें। तो जो पोल से जो है डिस्टेंस सेंटर का वो थोड़ा कम है, तो आर ई की वैल्यू इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो पोल के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है। और अभी हम लोग ने देखा कि g जो है दैट इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पर रखा गया तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कम है, और इक्वेटर पे रखा है तो डिस्टेंस उसका ज्यादा है। तो g जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इट मींस ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो है ग्रेविटी कम है और पोल पे ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है। तो ये एक छोटा सा फैक्टर है, कोई खास इसका हमें यूज नहीं करना पड़ता। दूसरा हमारा कौन सा, किसकी वजह से, सेकंड है हमारा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी एक्सिस के ऊपर टट्टू की तरह ऐसे घूम रही है। तो अर्थ जो है वो अगर एक्सिस के अबाउट अगर घूम रही है तो उस केस में, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में ये ऐसे घूम रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इक्वेटर पे जो भी चीज होगी उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई मास m रख दें और ये एंगल यहाँ से थीटा। तो इस केस में भी जो g की वैल्यू है वो वेरी करेगी, तो g डैश विल बी इक्वल टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे। और फाई क्या है, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड एंगल है, लैटिट्यूड एंगल है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये इक्वेटर है और ये क्या है, यहाँ पर पोल है जिसके अबाउट ये घूम रही है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, इस फॉर्मूले से काम हमारा चल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, जो जी की वैल्यू है, ये जी कहां पर है, पोल पर है, जी एट द पोल। ये पोल पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसकी वैल्यू को यहाँ पे जीपी हमने लिख दिया है। आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ जो कि लगभग 6400 किलोमीटर। ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज इक्वल टू 2 पाई टी, और अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो ये 24 आर, अगर किसी और प्लेनेट के लिए है तो उसकी वैल्यू आपको दे देंगे। और फाई जो है वो लैटिट्यूड है। अब बताइए ये जो फाई हमने लिखा है, ये फाई जो लिखा हुआ है, फाई की वैल्यू, दिस फाई इज इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 फॉर इक्वेटर। इक्वेटर के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब आप जब इसमें 0 रखेंगे तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू जी पी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप इस फाई की वैल्यू को 90 रख दीजिए, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ फाई इज 90, अगर हम यहाँ इस फाई की वैल्यू को 90 पुट कर दें तो हम कहां पर है, एट पोल, हम कहां पर आ गए, पोल पर आ गए। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, देन g इज इक्वल टू जीपी। तो मैक्सिमम कहां पर हो रही है इस केस में, बताइए कहां पर वैल्यू मैक्सिमम हो रही है,
मैक्सिमम वैल्यू जो हो रही है वो कहां पर हो रही है, पोल पर हो रही है। बताइए पाई की वैल्यू सबसे ज्यादा यहां पर अगर हमें, तो सबसे कम वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि हमें जो फोर्स लग रहा है हमारे ऊपर उसका कुछ हिस्सा सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज हो जा रहा है। तो यहां पर मैक्सिमम होगी पोल पर और यहां पर मिनिमम होगी। तो देखिए रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल पर, और शेप की वजह से भी जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल पर। तो पोल पर ही एक्चुअली में जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये फॉर्मूले का याद रखिए, इस फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा। और जो लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ड्यू टू दी हाइट, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू दी हाइट, ड्यू टू हाइट, ठीक है ना, थर्ड वाला पार्ट हाइट की वजह से। अब देखिए अर्थ में हम यहां पर हैं, ये अर्थ है हमारी, और हमने मान लीजिए यहां पर एक मास रख दिया है जिसकी हाइट है, सरफेस से हाइट है h, और रेडियस यहां से इसका कितना है, ये रेडियस कितना है re। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी g की वैल्यू लिखे, यहाँ पे g की वैल्यू g प्राइम है, तो ये g प्राइम की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी, दैट इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, re प्लस h का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और सरफेस पे कितनी होगी, एट सरफेस, अगर हम इसकी वैल्यू सरफेस पे देखें तो h की जगह हम 0 पुट कर देंगे, देन g विल बी इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर दें, डिवाइड कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी G1 प्लस H अपॉन RE पूरे का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इस फॉर्मूले पे बेस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जेईई मेंस में पूछे गए हैं जो आप आराम से कर सकते हो केवल इस फॉर्मूले से। अब याद रखिए जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, ये हाइट पर है। हाइट कहां से मेजर कर रहे हैं, एच क्या है, एच याद रखिए डायग्राम के हिसाब से याद रखिए, एच जो है वो सरफेस से हाइट है, और आर क्या है, रेडियस। अगर आपको सेंटर से डिस्टेंस दे रहे हैं तो ये आर की वैल्यू, ये एच हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले में लिखा है वो कहां से लिखा है, कहां से लिखा है, सरफेस ऑफ द अर्थ। याद रखिए इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको बता रहे हैं। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बल्कि ये एच के साथ क्या हो रहा है, देखिए वेरी कर रहा है। एच की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप हाइट पर जा रहे हो, जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एच की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जी प्राइम इज डिक्रीजेस एज एच इंक्रीजेस, एज एच इंक्रीजेस, जैसे जैसे एच इंक्रीज करेगा जी डैश की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि जैसे हम आपसे कहें कि अगर एच की वैल्यू रेडियस के बराबर ही है, सपोज करिए ये एच की वैल्यू किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो यहां पर आपने जब रेडियस ही रख दिया तो r बाय आर 1 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। यानी अर्थ के सरफेस से अगर हम इतना ही चले जाएं ऊपर जितना इसका रेडियस है, तो जी की वैल्यू 1/4 रह जाती है, आधी भी नहीं 1/4 हो जाती है, g/4 हो जाएगी। तो आपसे सवाल ऐसे पूछेंगे कि कितनी हाइट पर चले जाएं कि ग्रेविटी 1/6 हो जाए, 1/4 हो जाए, हाफ हो जाए, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और फिर हम लोग इसका अभी ग्राफ भी बना लेंगे। अब देखते हैं ड्यू टू डेप्थ देख लेते हैं। डेप्थ की वजह से अगर हम एक टनल बना के नीचे चले जाएं, फोर्थ वाला पार्ट, अगर हम एक टनल बना लें, ये अर्थ है हमारे पास और हमने एक टनल बना ली, यहाँ पे एक छोटी सी टनल बना ली, टनल बना के हमने क्या करा, इसके नीचे चले गए और यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर कहीं पर आ गए, यहाँ पर, तो यहाँ पर जी की वैल्यू भी वेरी कर जाएगी। हम कितनी डेप्थ में आ गए, यहाँ से हम कितनी डेप्थ पर आ गए, ये मान लेते हैं हम लोग डेप्थ कितनी है, डी डेप्थ है, हमने यहाँ से खुदा नीचे और नीचे डी डेप्थ में चले गए, तो डी डेप्थ जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे जी की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला आता है। डी क्या है, सरफेस से, यहां ध्यान रखिए डायग्राम के हिसाब से देखिए, सरफेस से जो डिस्टेंस है वो है, और ये आर ई जो है वो रेडियस है टोटल, ये आर ई रेडियस है। तो इस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना बचा हमारे पास, आर ई माइनस डी, ये बचा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को अगर आप देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी ये वैल्यू आप लिखेंगे तो आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है ना, ये इस तरह से भी आप इसको
लिख सकते हैं आर ई, इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, लेकिन बेटर यही है कि आप इस फॉर्म में ही इसको याद रख लीजिए। और ये याद रख लीजिए कि इसके जो नोटेशंस हैं वो क्या है। डी जो है वो मेजरमेंट कहाँ से हम कर रहे हैं, सरफेस से। हम सारा काम अपने सरफेस से ही कर रहे हैं। हम नीचे जा रहे हैं तो डी देख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो एच देख रहे हैं, और आर जो है वो रेडियस है, सिंपल, और कुछ नहीं। ये कैसी लाइन आएगी बताइए, ये कैसी लाइन आएगी, ये आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। और जी की वैल्यू भी देखिए क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थ के नीचे भी जब हम जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। और सरफेस पर पोल पे मैक्सिमम है, तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है, अर्थ के ऊपर भी, अर्थ के अंदर जाते हैं तब भी, और पोल पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग इस पे भी बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस आप 2024 के जो हम लिंक देंगे उसमें आपसे हो जाएंगे। आप ट्राई करिएगा, उसमें उसके सॉल्यूशंस भी हैं, पहले खुद से ट्राई करिएगा और फिर उसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो देखिए इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं दोनों का, तो कौन से फॉर्मूले हमारे पास से, तो देखिए फॉर्मूला एक था हमारे पास, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वैल्यू देखेंगे जी की कैसे वेरी करती है, और ये हमारे पास है रेडियस। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, मूव कहां से स्टार्ट करेंगे करना, हम अर्थ के सेंटर पे हैं पहले, तो अर्थ के सेंटर पर हैं तो डी की वैल्यू एग्जैक्टली रेडियस के बराबर हो गई, तो कैंसिल होके 0 हो गया। तो अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी है, 0। और फिर ये स्ट्रेट लाइन तक जा रही है, कब तक, जब तक रेडियस के बराबर नहीं हो जाते। ये ग्राफ याद रखिएगा, ग्राफ भी पूछ सकते हैं। तो आर की वैल्यू एग्जैक्टली रेडियस के बराबर हो गई, और इसके बाद ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि ये डिक्रीज करता है, और वैल्यू इसकी कम होती चली जाती है यहाँ तक। और ये आर जी की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, कहां पर है, सरफेस पर है। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर जो जो जी है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर है, और यहाँ पर जो जी है वो प्रोपोर्शनल टू आर है, आर यानी कि सेंटर से। तो ये ग्राफ आप याद रखिए, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए, तो आपसे काफी न्यूमेरिकल्स इसके हो जाते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसी का हमने देखिए यहाँ पर एक, तो इसको याद रखने के लिए हमने इसका यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रखा है। आप इसमें देख लीजिए, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द शेप की वजह से हमने ये लिख दिया। जो अर्थ इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी इक्वेटर पे कम हो जाएगी। ड्यू टू रोटेशन जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ड्यू टू हाइट जी डैश जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और ये जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। बस एच याद रखिएगा, सरफेस से मेजर किया जा रहा है, डी भी जो है वो सरफेस से मेजर किया जा रहा है। सबसे आसान तरीका यही है याद रखने का, इससे आप आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। कुछ और वेरिएशन में दिया है तो आप उसको इसको अरेंज कर लेंगे आराम से, कोई समस्या नहीं आती है। तो ये एक हिस्सा था जो हम लोग ने अभी कर लिया। तो आई होप आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा। आगे अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग ने ग्रेविटी पढ़ी थी, कुछ और नया नहीं है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, दिस है इंटेंसिटी। और फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो इंटेंसिटी हमेशा कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर की है, अट्रैक्टिव नेचर की। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मास m रखा हुआ है, इस पॉइंट पर हमें इसकी इंटेंसिटी बतानी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एक टेस्ट मास रख दें, एक यूनिट मास रख दें, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स फील हो रहा होगा वो इस पॉइंट की इंटेंसिटी है। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, r। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम कर देंगे, तो वैल्यू यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू, F की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, तो ये कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से, लेकिन ये वेक्टर की तरह याद रखिए, ये कैसा है, फोर्स है, एक तरह से का फोर्स है, एक टाइप का ये फोर्स है। तो ये कैसा है, वेक्टर। इंटेंसिटी जो है हम लोग जो है फोर्स से डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स एक यूनिट मास पे जो लग रहा है उसके लिए बताया जा रहा है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे रूल इसमें वेक्टर के लगेंगे। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले या डायरेक्ट कंडीशंस हमें पता है तो काम हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो अगर कोई पॉइंट मास है और एक पी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है जो कि इससे आर डिस्टेंस पर है, तो जी एम बाय आर स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे अगर हम एक मास को रख के छोड़ दें तो इधर किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन किधर हो गया, टुवर्ड द सोर्स मास, जो भी कैपिटल एफ हमारा सोर्स मास है उसकी तरफ हो गया। तो पॉइंट मास के लिए जी एम बाय आर स्क्वायर, ये वही होता था जैसे स्मॉल जी की वैल्यू को हम लोग लिखते थे।
अब देख लेते हैं ड्यू टू द रिंग, कोई एक सर्कुलर रिंग है और उसके अंदर कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा। तो बताइए यहाँ पर अगर कोई रिंग है और यहाँ पर मान लीजिए आप एक काउंटर मास एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लें, एक छोटा एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लें, तो ये एलिमेंट इस पॉइंट पर जो मास आप रखोगे वो इधर खींचेगा और जो इधर लिखोगे इधर लिखेगा। तो टोटल इंटेंसिटी हमेशा कितनी हो जाएगी इनसाइड अ रिंग, कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो होगा। तो याद रखिए किसी रिंग के अंदर, कोई रिंग अगर हमें गिवन है तो इसके अंदर इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। प्लेन पर, उसी के प्लेन की बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो रिंग वाले सारे केस हमें समझ में आ जाएंगे। तो ये रिंग है एक हमारे पास और ये उसकी एक्सेस है, एक्सेस पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी बतानी है। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, आर। याद रखिए 3 डायमेंशनल डायग्राम बना है। मान लीजिए रिंग अगर ऐसे बनी हुई है, इस बोर्ड पे अगर ऐसे हम रिंग बना दें तो ये एक्सेस है आपकी तरफ, इधर की तरफ एक्सेस होगी इसकी। तो हमने इसको थोड़ा साइड से देखना है, तो ऐसा ये रेडियस है, ये मास है। तो ई की वैल्यू कितनी आती है, तो देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला याद रखिए, डेरिवेशन थोड़ा लंबा। तो जी कैपिटल एम जो है मास ऑफ द रिंग है, स्मॉल आर जो है एक्सेस से डिस्टेंस है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द रिंग है, और आर जो है वो फिर से वही डिस्टेंस है जो यहाँ से हमने लिखा कि पावर 3/2। तो देखिए यहाँ पर अगर आर की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे, आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि हम रिंग के सेंटर पर आ गए। आर का जीरो का मतलब क्या है, हम रिंग के सेंटर पे आ गए। और अभी बताया कि सेंटर पे ई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अब क्योंकि ये आर के साथ वेरी कर रहा है और आर की वैल्यू जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी, तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। यानी कि बीच में कहीं इसकी वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये फंक्शन ही ऐसा दिया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कंडीशन निकालते हैं, तो कहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, ये मैक्सिमम आती है स्मॉल आर इज इक्वल टू r/√2 पे। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग आसानी से कर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आए हुए भी हैं। ये कंडीशन, ये r की वैल्यू याद रखिए, r/√2 होती है। अगर आपसे e की मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, वो याद करने की जरूरत नहीं, अजीब सी वैल्यू आती है, तो आप आराम से इस वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आराम से आपसे हो जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे देखते हैं और एक दो फॉर्मूले हैं इसके। ड्यू टू द हॉलो स्फीयर, अगर ये एक हॉलो है, हॉलो का मतलब है अंदर कुछ भी नहीं है, केवल सरकमफ्रेंस पे मास है इसके, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने कोई पॉइंट बाहर कंसिडर किया है, यानी पॉइंट आपने कहीं यहां पर कंसिडर किया बाहर, तो ये पूरा मास एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, gm/r²। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, gm/r²। इस तरह से r जो है याद रखिए कहाँ, कंडीशन क्या है, r की वैल्यू बाहर होनी चाहिए। ये हमारे पास रेडियस है और ये वैल्यू इस केस में स्मॉल r हमने कर दी। यही p की वैल्यू अगर सेंटर पे आ गए एग्जैक्टली तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वैल्यू अगर अंदर आ गई, ये पॉइंट p अगर आपने इसके अंदर कर दिया, ये पॉइंट p अगर आपने इसके अंदर कर दिया, ये पॉइंट p अगर हम यहाँ पे कहीं कंसिडर कर ले तो फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इंटेंसिटी किसी हॉलो स्फीयर के अंदर, याद रखिए अंदर, ये पूछा गया अंदर अगर हम इसके रख दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। इसके अंदर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, किस केस में, हॉलो स्फीयर के केस में अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो। तो भाई ये पॉइंट आपको सारे पता होने चाहिए, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। इसका अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ग्राफ बना के देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये इंटेंसिटी का ग्राफ बना है, तो जब तक हम सरकमफ्रेंस तक नहीं आ जाते तब तक इंटेंसिटी हमेशा कितनी है, जीरो। और जैसे रेडियस पर आते हैं सर मैक्सिमम हो जाती है और फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। तो इस तरह का इसका ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का बनता है। आगे देखते हैं हम लोग, अब कहा जाते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर जैसे हमारी अर्थ है, तो जो हम लोगों ने जी की डायरेक्शन देखा था सेम बिल्कुल उसी तरह से ये भी बन जा रहा है। तो अगर r ग्रेटर देन है तो ये यूनिट मास की तरह ट्रीट हो जाएगा। और अगर आपने पॉइंट इसके अंदर कंसीडर किया है, यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट कंसीडर किया है, तो फिर इतना ही पार्ट इसका इफेक्टिव मास होता था, तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला आता है जिसकी वैल्यू होती है ये। तो इसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर सरफेस के अंदर है, सॉलिड स्फीयर के अगर हम अंदर है, तो इफेक्टिव मास काम करता है उस केस में, उसके नीचे का जो हिस्सा है सेंटर की तरफ जितना बचा हुआ हिस्सा है, केवल वो उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, बाकी का नहीं डालता। तो उसकी वजह से फॉर्मूला कितना आ जाता है, आर। याद रखिए कैपिटल आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस है। और ये कैसे वेरी कर रहा है बताइए, ई इस केस में कैसा आ गया, प्रोपोर्शनल टू आर। ई प्रोपोर्शनल टू आर आ गया और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए देखिए यहाँ पे ई इज प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है और ये ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है।
तो सॉलिड के केस में, यानी कि जैसे अर्थ है, कोई प्लेनेट है, वो सब सॉलिड है, तो सॉलिड ज्योमेट्री के केस में ऐसा हो जाता है हमेशा। फिर आप फिर जल्दी से देख लीजिए, फिर हॉलो के केस में, हॉलो के केस में कुछ इस तरह से हो जाता है। और बाकी हमने आपको एक रिंग का केस और बताया है, तो ये फॉर्मूला इसका याद रखिए। तो इतने केस अगर आपको पढ़ेंगे तो जितने इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आराम से आप लोग कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, या इसको एनर्जी के टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं। और स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्केलर का जो रूल्स होते हैं उसी का यूज करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है, जो जैसे बेसिकली वो V इक्वल टू माइनस GM/R, इस फॉर्मूले का हम लोग जो है इसमें यूज कर सकते हैं। V इक्वल टू माइनस GM/R, G है पता है, कैपिटल M, मास, जो भी मास है हमारा उसके लिए यूज करते हैं। तो फॉर्मूले देख लेते हैं केवल जस्ट हम लोग को जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लें और जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो जाए हमारे। तो कोई पॉइंट मास है, आप एक मास रखा है, ये पॉइंट P है हमारे पास, जिसपे हमें पोटेंशियल बताना है। तो V इक्वल टू माइनस GM/R। देखिए जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स है इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ये नेगेटिव पोटेंशियल जो डिनोट कर रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ग्रेविटेशन के केस में हमेशा ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो इसलिए ये नेगेटिव यहाँ पर एनर्जी आ रही है, यहाँ पर के टर्म्स में आ रही है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसलिए ग्रेविटेशन के केस में हमेशा पोटेंशियल हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रख लीजिए इस बात को अभी फिलहाल। अब देखते हैं ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर यानी अंदर से खाली है, ये स्फीयर है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तब क्या होगा। तो अगर कोई पॉइंट हम इसके बाहर यहाँ पर कंसीडर करते हैं, बिल्कुल बाहर कंसीडर करते हैं, तो V इक्वल टू माइनस GM/R हो जाएगा। अगर R की वैल्यू कैपिटल R यानी सरफेस पर है तो ये वैल्यू हो जाएगी। और लेस देन अगर R है तो वो हमेशा अंदर पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर जितना भी हिस्सा है इस जगह पूरे के अंदर पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। याद रखिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, जबकि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था फील्ड कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल कैसा है, इस जगह पर देखिए पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट है। इसके अंदर किसी भी जगह पर आप रहोगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा, जिसको हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल स्पेस। हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट है इक्विपोटेंशियल स्पेस है, जो कि कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू है, GM/R। R क्या है, इसका रेडियस है, जो इसका रेडियस है अंदर हमेशा इतने रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसके बाहर आओगे, इससे दूरी बढ़ेगी, तो ये इस तरह से डिक्रीज करना वेरी करेगा। तो आपको बस याद रखना है, इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जो लिखा है इसी पे हो जाते हैं। अब आ जाते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के केस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन है तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यहाँ पे मान लीजिए, ये R यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हमारे पास कितनी है, R है। ये दूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की पूरी अगर R है, ये दूरी अगर R है तो GM/R हो जाएगा। इक्वालिटी के लिए आप यहाँ कैपिटल R रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये इसके अंदर अगर आप चले गए, इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर हमने कंसीडर किया है, तो इसका पोटेंशियल जो है वो अलग तरीके से वेरी करता है, क्योंकि इफेक्टिव मास जो है अब बदल जाता है। अब इसका इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट लगने लगता है, तो उसकी वजह से फॉर्मूला ये आता है। अब ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा आप यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख लीजिए, तो बहुत बेनिफिट में आप रहेंगे और सीधे इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्मॉल r जो है, जो स्मॉल r है वो क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस है। स्मॉल r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला आ कैसा रहा है, ये आ रहा है देखिए पैराबोला। ये कैसा है, पैराबोला है। और ये हमारे पास कैसा है, 1/r से प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r की तरह ये चेंज हो रहा है हमारे पास। तो ये वैल्यू माइनस GM/R³, r जो है इसका टोटल का रेडियस है, r कैपिटल R, 1.5 r² माइनस 0.5 r², स्मॉल r जो भी जिस पॉइंट पर आपको ये निकालना है, ठीक है ना, जहां पर भी आपको ये निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर आपको ये फाइंड करना है, तो अब यहाँ से एक ऐसे सर्किल बना लीजिए। ये वैल्यू जो है वो स्मॉल r है, ये वैल्यू कैपिटल R है। तो इस तरह से हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, बाकी की सारी चीजें तो इसमें आसान है, बस यही फॉर्मूला है। अब आप देख लीजिए, अगर स्मॉल r की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यानी एग्जैक्टली सेंटर पर आ गए, तो सेंटर पर आने पर ये वैल्यू माइनस GM/R³, और ये r² से एक r कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये केवल r आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये वैल्यू इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। 1.5 GM/R जो भी हमने आपको बताया, सरफेस पर आ जाते हैं तो GM/R,
तो देखिए जो सेंटर पर एग्जैक्टली सेंटर पे जब हम जाते हैं तो 3/2 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है। माइनस साइन अगर आप हटा दीजिए तो उसके बाद मैग्नीट्यूड की बात करें स्मॉल आर, और फिर ये वैरी करता है। तो इस तरह से ये वैल्यू इसका ग्राफ बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को और इससे काम हो जाएगा। अगले में आते हैं ड्यू टू सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग की वजह से, ये सर्कुलर रिंग है और इसके एक्सेस पे एक पॉइंट पी हमने कंसीडर कर रखा है जिसकी दूरी यहाँ से इसके सेंटर से आर है और रिंग का खुद का रेडियस कितना है आर है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आता है इसके लिए वो v इक्वल टू ये फॉर्मूला आता है -gm/√/R² प्लस R²। आर हमें यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटर के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये एक्सेस के लिए हो गया, सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो v इक्वल टू -gm/r आ जाएगा। और इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा हमने बना रखा है, ये ग्राफ इसका बन जाएगा। तो कोई खास इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो बस आपको क्या करना है, फिलहाल ये फॉर्मूला जो है याद रखना है जो इसमें लिखा हुआ है। तो भाई ये फॉर्मूले आप बस थोड़े से याद रख लीजिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी और ये भी याद रख लीजिए। तो इतना आप याद रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले, ये जो 4 केस थे, इस चारों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब इसी पे बेस्ड आते हैं और हमारा क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए कोई सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट वो हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होते हैं, इसलिए हम उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। तो कहीं अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखा है इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड 24 घंटे है, 24 आवर है। अब देखिए ये एक अर्थ है हमारे, ये अर्थ है और इसका रेडियस है कुछ r, और यहाँ पर एक कोई सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी o0 से। ये ऑर्बिट है जिसमें वो घूम रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इनके बीच में यहां से मान लेते हैं इसकी जो हाइट है, सरफेस से जो हाइट है वो h है और यहां से ये जो रेडियस है वो r है। तो ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, re प्लस h है। टोटल डिस्टेंस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से कितना है, इतनी वैल्यू है, ठीक है। स्मॉल r re प्लस h, या हम टोटल ये वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब ये जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये me है और मास ऑफ सैटेलाइट हम मान लेते हैं m है। तो द फोर्स कितना लगेगा, GMEM अपॉन r²। तो आप यहाँ पर r² लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। r याद रखिए हमने ये वाला लिखा है, यहाँ r की वैल्यू re प्लस h होगी। और ये क्या करेगा, ये इसे देगा सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv0² r। तो अगर आप यहां से देखें तो एक m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट v0 इज इक्वल टू √/gm अपॉन r। इस r की जगह आप चाहें तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √/gm अपॉन re प्लस h। दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये आ गया हमारे पास क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। और हमें मालूम है कि स्मॉल g की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r², ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे gm लिखा है, वहां पे हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। तो अगर g के टर्म्स में दिया है तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ये क्लोज टू द अर्थ सरफेस है, क्लोज टू अर्थ सरफेस है, क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो उस केस में h की वैल्यू लगभग कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो v0 की वैल्यू हो जाएगी √gm/r, ये वैल्यू आ जाएगी। और जब आप ये g की वैल्यू gm/r² यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √/g × r। तो याद रखिए ये वाला फॉर्मूला सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब लिखा हो कि क्लोज टू अर्थ सरफेस है, अदरवाइज इन जनरल ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, √gm/r। तो अब बताइए ये अगर इसमें ऐसे घूम रहा है तो एक चक्कर ये लगाएगा, उसको कहेंगे टाइम पीरियड। तो इसके टाइम पीरियड की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2πr, जिस रेडियस में घूम रहा था, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आप t लिखेंगे यहाँ पे तो 2πr, r ये लिख दीजिए, और v0 की वैल्यू कितनी आ रही थी, √gm/r। ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये t इज इक्वल टू 2π √/gm, और ये वैल्यू आ जाएगी r की पावर
3/2। तो ये वही आ गया हमारे पास, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये वैल्यू आ गई। तो इस फॉर्मूले का भी हम लोग को याद रखना है, ये टाइम पीरियड इस तरह से वेरी करता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर। इसमें क्या किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखिए ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। सैटेलाइट जो मूव कर रहा है उसके अबाउट उसका क्या मास है उस पे डिपेंड ये नहीं कर रहा है। सैटेलाइट का मास कुछ भी हो, उससे कोई टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देखिए मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। तो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो किसके अबाउट घूम रही है उस पर ये डिपेंड करती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो देखते हैं अब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जब सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चक्कर लगा रहा होता है तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसी के लिए डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है और इसके चारों तरफ कोई एक सरफेस हमारे पास, उसके चारों तरफ कोई यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पर है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, याद रखिए सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है, वो ये मास एम है और ये मास ऑफ अर्थ है। जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाउंड है, वो उसको छोड़ देंगे तो उसकी तरफ गिर जाएगा। जैसे पेन है, इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी, इसका मास, अर्थ का मास, तो स्मॉल एम इसका मास हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया, और रेडियस इनके बीच का जो सेंटर से यहां तक की जो दूरी है वो हो गई, और कैपिटल जी जो हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ एनर्जी है इसकी, मान लेते हैं यहां पर इसकी एनर्जी कुछ है और आप इसको h हाइट और ले गए, और ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं। तो इस पेन को अगर हम यहां से लेके यहां तक लेके गए, यहां से लेके यहां तक ले गए, लेकिन हाइट अगर बहुत ज्यादा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, इस तरह से। अब देखिए हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी पावर में mgh पढ़ी थी, क्योंकि हम लोग कहते थे कि इस पेन को अगर यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो g में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी पेन को अगर हम 100-200 किलोमीटर ऊपर ले जाएं या 1000 किलोमीटर ऊपर ले जाएं तो फिर ये g की वैल्यू वेरी करेगी, तो mgh नहीं होगा, बल्कि फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 + h/r। क्योंकि h की वैल्यू रेडियस से बहुत कम है, इसलिए वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास mgh आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग ने देखिए पढ़ी थी √g m/r। तो ये r हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए पॉजिटिव में आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। तो अब हम लोग से इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कैसे आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जो सैटेलाइट है वो कैसा है, बाउंड है। सैटेलाइट इज बाउंड है। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के, जो प्लेनेट है वो भी मूव कर रहे हैं सन के, सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है प्लेनेट के, ये सब बंधे हुए हैं, तो इसलिए इसको बाउंड कहते हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है, दिस नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि ये बाउंडेड एनर्जी है। अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कोई भी प्लेनेट, सैटेलाइट या मास को हम बाहर भेज सकते हैं, जितनी एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से वो बाउंड है। तो जो भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको अगर हम पॉजिटिव वे में लिख दें तो दैट विल बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा था, टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, 1/2 GMEM/r, ये नेगेटिव में आ रही थी। इसका अगर हम मॉड लगा दें, नेगेटिव साइन हटा दें, तो यही बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। यानी इतनी एनर्जी अगर हम इसको दे दें तो ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, जैसे इस पेन को अगर हम ऊपर फेंकें तो थोड़ी दूर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर और तेजी से फेंकें तो और ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम फेंकें
कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए। दैट इज डिफाइन द एस्केप वेलोसिटी। अभी नीचे क्यों आ रहा है? नीचे आ रहा है इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये अर्थ है, तो यहाँ पर ये पेन रखा हुआ है, मास m है, मास ऑफ अर्थ me है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है इज इक्वल टू GMEM/r। ये टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो, हम इसको होल्ड करे हुए, काइनेटिक एनर्जी जीरो, जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। इतनी ही अगर हम एनर्जी दे दें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। तो इफ द टोटल एनर्जी इज जीरो, इट मींस -1, it is -12 G it means -GMEM/r प्लस हाफ m VE²। अब हमने ये एस्केप वेलोसिटी लिख दी इक्वल टू जीरो। टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि अब ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो गया, तो ये हमारे पास VE की वैल्यू आ जाएगी। तो VE की वैल्यू आ जाएगी √2GM/r। और अगर ये r सरफेस के क्लोज है, तो फॉर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, फॉर क्लोज टू सरफेस, अगर ये सरफेस के बहुत करीब है तो स्मॉल r को हम कैपिटल RE लिख देंगे। तो ये वेलोसिटी उस केस में कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये कितनी आ रही है? 11.2। तो अगर इस पेन को हमें हमेशा के लिए बाहर फेंकना है ऊपर ग्रेविटेशनल पुल से, तो हमें इसे कितनी वेलोसिटी देनी होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान रखिए, किलोमीटर पर सेकेंड बोला है, किलोमीटर पर आवर नहीं बोला है, ना मीटर पर सेकेंड। इट इज किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में अगर ये इतनी वेलोसिटी अटेंड करता है, तब जाके ये इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा। ये बहुत हाई वेलोसिटी है, हम इसको इतनी तेजी से फिलहाल नहीं फेंक सकते, तो इसलिए वापस लौट के आता है। तो दिस इज अ वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हर प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। मून पे एस्केप वेलोसिटी अलग होती है क्योंकि उसका मास अलग है। मून का मास अलग है, तो उसका एस्केप वेलोसिटी भी अलग हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी हमारे पास, उसका फॉर्मूला था √GM/r। जो एस्केप वेलोसिटी आ रही है उसका फॉर्मूला आ रहा है √2GM/r। तो अगर इनके बीच में हम रिलेशन देखें तो VE की वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ V0 भी आ जाती। तो ये रिलेशन भी कई बार यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप दोनों को अलग अलग तरीके से ही याद रखें तो बेटर है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखा रहता है बुक्स में, और इसको इस तरह से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैपिलर्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आराम से हो जाते हैं आसानी से। जो 2024 के क्वेश्चंस आए वो आप करिएगा। तो पहला है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो इलिप्स का जो शेप होता है वो थोड़ा सा इस तरह से होता है, जिसमें जो सन है वो कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर फोकस पर है। तो जो प्लैनेट है उसका डिस्टेंस सन से कम भी होता है और ज्यादा भी होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो जब इसका डिस्टेंस सबसे कम होता है, ये सन है, ये यहाँ पे सन है, और इसका डिस्टेंस जब यहाँ पर सबसे कम होता है, जब इसका डिस्टेंस यहाँ पे सबसे कम है, तो इसके करीब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं पेरीहीलियन। क्या कहते हैं? पेरीहीलियन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पेरीहीलियन। और जब ये सबसे दूर होता है, ये ए पॉइंट पे सबसे दूर होता है, तो इसको हम कहते हैं एपीहीलियन। तो ये टर्म याद रखिएगा, पेरीहीलियन और एपीहीलियन, कभी पूछा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इतनी दूरी है। जैसे अर्थ जो है वो हमारे सन के चक्कर लगा रही है, तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो दूर भी होता है और कम भी होता है। तो जब सबसे दूर हम सन से होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं क्या? एपीहीलियन। और जब सबसे करीब होते हैं तो हम उसको कहते हैं पेरीहीलियन, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ में सारी चीजें मूव कर रही हैं हमारी। दूसरा लॉ पे आ जाते हैं। सेकेंड लॉ जो था इनका, वो था एरियल वेलोसिटी के लिए, कि जो प्लैनेट्स हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल पे, ये जो शेडेड पार्ट है ये इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये L यहाँ पर क्या है? L स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम। L क्या है यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम है, जो हम लोग रोटेशन में पढ़ते हैं। और M जो है वो मास ऑफ प्लेनेट है जो कि हमारा मूव कर रहा है। तो ये L/2m, सीधे सीधे इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है L = mv/r, मास वेलोसिटी इंटू रेडियस। वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू v0 की वैल्यू कितनी होती है? √GM/r। तो इसी सब का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं।
फिर आते हैं हम लोग इसका जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट है, जो इसका थर्ड, सब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, पीरियड पे। तो ये कहा जाता है कि जो एक चक्कर लगाने पर जो समय लगता है, जी हमारे पास कोई प्लेनेट है जो चक्कर लगा रहा है किसी के, तो उसका जो टी स्क्वायर है, जो टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर जो है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो फॉर्मूला जनरली यही पूछाता है, टी वन बाई टी टू इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू आर वन बाय आर टू इस पूरे का क्यूब। आर जो है याद रखिएगा वो कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई जल्दी नहीं होती। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होती। क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी आप इसको बस एक पढ़ लीजिए और इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इसका बाइनरी स्टार सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड हो जाएंगे क्वेश्चन। अब बाइनरी का मतलब होता है दो। तो अब देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक मास यहाँ पर m1 है और इसके सामने एक दूसरा मास यहाँ पर m2 है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है, और ये नेचर में फ्री है घूमने के लिए। तो कोई भी चीज अगर इस तरह का कोई सिस्टम है, जैसे यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, और ये एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बंधे हुए हैं, तो ये घूमना स्टार्ट करेंगे, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये किसके अबाउट रोटेट करेंगे, हमेशा सिस्टम अगर फ्री है तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। तो ये इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये घूमना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी कुछ r1 है, ये सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ से इसकी दूरी कुछ r2 है, और टोटल डिस्टेंस के बीच का r है। तो ये जो आपका m1 वाला मास है, ये इस रेडियस में घूमेगा, ये कुछ इस तरह से घूम रहा होगा, इस छोटे रेडियस में जो हमने एज्यूम करा है। और ये बड़ा वाला जो मास है, ये बड़े वाले रेडियस में घूमेगा। जो m2 है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा है, ये कुछ इस बड़े वाले रेडियस में ऐसे घूम रहा होगा, इस तरह से कुछ घूम रहा होगा। लेकिन दोनों का, क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा कैसी रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ओमेगा हमेशा इसमें कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ओमेगा कैसा होगा इस केस में, हमेशा सेम होगा। तो इस तरह से घूमेंगे। तो अगर इनके बीच में क्या लग रहा है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। और क्योंकि m1 जो है किस रेडियस में घूम रहा है, r1 रेडियस में घूम रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वही इसे प्रोवाइड कर देगा। तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो द जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 के लिए अगर देखें तो m1 इसका रेडियस कितना है, r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर दिया। अगर हम दूसरे वाले के लिए देख तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी m2 r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर दूसरे वाले के लिए लिखना है तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं आपको, इस तरह से हम लोग दोनों के लिए लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं। r1 की वैल्यू या r2 की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं आराम से। सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि किसी भी तरह से कैसे निकाला जा सकता है। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है अगर हमें, तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगा m2 ये वाला मास, टोटल डिस्टेंस r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 की वैल्यू हो जाएगी m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, उसी की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे लिख दी। तो r1 r2 तो हम लोग सिंपली सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। बाइनरी स्टार सिस्टम में ये एक दूसरे के हमेशा कैसे होते हैं, सामने रहते हैं, और इसी तरह से घूम रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है छोटे रेडियस में ऐसे घूम रहा है, इसको अगर आप देखोगे तो छोटे रेडियस में घूम रहा है, ये वाला इसके बड़े रेडियस में घूम रहा है, इस तरह से। इसी को हम कहते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। यहाँ से m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, और आप इसको v इक्वल टू r ओमेगा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका डायग्राम जो है एक्चुअली में बनता है। आप देखिए ये रॉड है, यहाँ पर हमने देखिए लिखा हुआ है सारी चीजें। तो ये मास देखिए यहाँ पर कितना है, ये मास है कुछ m1, और ये मास है, ये वाला मास यहाँ पे लगा है देखिए m2। ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन ठीक है। ये जो हमने लाइन बनाई है, ये m2 जो है इस लाल वाली लाइन पर ऐसे घूम रहा है, ये m2 जो है इस वाले सर्किल में घूम रहा है। मेरे साथ अगर देखोगे तो इस m2 को आप ऐसे घुमाओगे, हमेशा ऐसे घूमेगा। और m1 जो है वो छोटे वाले सर्किल में, जो छोटा लाल कलर का बना, इसमें घूम रहा है, हमेशा ऐसे घूम रहा है। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर m2 यहाँ पर आ गया,
तो M1 भी खिसकता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए एक ही लाइन में ये आ गए। फिर क्या हुआ, M1 आगे घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, तो M2 भी इसी में आगे घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा वही है, एक दूसरे के हमेशा सामने ही रहेंगे। अब यहाँ पर ये घूमता हुआ M2 यहाँ पर आ गया, तो M1 भी घूमता हुआ आगे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल आप केवल इतना याद रखोगे तो इससे भी हम लोग के इसके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपसे वेलोसिटी पूछेंगे तो v की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कितनी होती है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा हो जाएगा और v2 की वैल्यू r2 इंटू ओमेगा हो जाएगी। इसका भी यूज करके हम लोग लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड पूछ रहे हैं तो टाइम पीरियड भी दोनों का बराबर होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने जो पूरा ग्रेविटेशन है इसके सारे टॉपिक्स को टच कर लिया है, पूरा रिवीजन कर लिया है हम लोग ने। और अगर आप जितना हमने कराया, अगर इसी को पढ़ के अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस जो मेंस के आए हैं या जो आने वाला पेपर है उसके भी सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो अब 2024 के सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, उसका लिंक यहाँ पे नीचे आपको शेयर कर दिया गया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं वो सारे वीडियोस, वो आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें से एक सवाल जरूर आता है तो 4 नंबर आपके यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप आराम से पढ़ के और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।